श्रद्धा मर्डर केस में हुई दरिंदगी ने देश भर के लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। श्रद्धा और आफताब की कहानी प्यार से शुरू हुई और लिव इन रिलेशनशिप से होकर टुकड़ों टुकड़ों में खत्म हो गई। श्रद्धा के प्रेमी आफताब पूनावाला पर श्रद्धा की हत्या करने का आरोप है। आफताब ने हत्या के बाद श्रद्धा के 100 के 35 टुकड़े किए और 18 दिन तक फ्रिज में 100 के टुकड़े को रखा। बाद में 100 के टुकड़ों को दिल्ली की अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब श्रद्धा के दोस्त ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। तब उसने श्रद्धा के परिवार वालों को इस बात की जानकारी दी और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। श्रद्धा के दोस्त का कहना है कि आफताब और श्रद्धा के बीच काफी झगड़े होते थे। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफताब को वार्निंग भी दी थी। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए जांच में जुटी हुई है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस ने महरौली के जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें पुलिस को शव के 10 हिस्से मिले हैं। इसकी जांच की जा रही है। आफताब के घर के किचन में भी खून के धब्बे मिले हैं। शव के टुकड़े करने के बाद आफताब दिल्ली के एपेक्स अस्पताल में डॉक्टर के पास हाथ का इलाज कराने के लिए गया था। तो मैंने देखा उसको तो काफ़ी जो है, तो बातचीत में मुझे काफ़ी एग्रेसिव लग रहा था और बातचीत में काफ़ी बोल्ड था, काफ़ी हाइपर था और लगातार वो बातें कर रहा था कंटिन्यूस, काफ़ी बोल्ड होके। तो मुझे लगा कि तो बातों बातों में मैंने पूछा कि कैसे इंजरी हुई, तो बोला डॉक्टर साहब मैं एक्चुअली फ्रूट्स कट कर रहा था और मेरी नाइफ स्लिप हो गई और ये कट लग गया छोटा सा। बताया जा रहा है कि आफताब का एक दूसरी लड़की से भी संबंध था। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब दूसरी लड़की को घर पर लाया था, जिसे वो एक डेटिंग ऐप के जरिए मिला था। आफताब को अपने लिव इन पार्टनर की हत्या का कितना पछतावा है, ये कोई नहीं जानता। श्रद्धा के पिता का कहना है कि आफताब ने हत्या की बात कबूल कर ली है। वो आफताब को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। मुझे तो ये वाकया जो किया है उसने बहुत बुरा किया है। उसकी सजा तो उसको ऐसे ही होनी चाहिए। जो कानून मतलब इसको कम से कम फांसी दिलाए। श्रद्धा हत्याकांड में अलग अलग थ्योरी चल रही है। सवाल ये है कि क्या ये मामला मनोविकार से जुड़ा हुआ है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। जिस ठंडे दिमाग से उसने हत्या को अंजाम दिया, उससे नहीं लगता कि शादी करने के दबाव में वो अपना संतुलन खो बैठा। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप जैसे कॉन्सेप्ट को हम लोग कितना समझ पाए हैं। जो ऐसी रिलेशनशिप में हैं, क्या वो उसकी सीमाओं से भी वाकिफ हैं? क्या यहाँ भी लड़कियों पर ज्यादा दबाव होता है और वो ही कसूरवार भी मानी जाती हैं? दो धर्मों के लड़के लड़की के बीच प्यार होने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसे रिश्तों को लेकर जो मुश्किलें आती हैं, उसका दबाव सहने के लिए तैयार भी होते हैं क्या? यहाँ पारिवारिक और सामाजिक सपोर्ट की चर्चा भी हो सकती है। माँ बाप का क्या ये हमेशा फर्ज है कि वो अपने बच्चों के हर फैसले से सहमत हों? इंडिविजुअल चॉइस के नाम पर क्या संवादहीनता की हालत बन रही है? समाज, परिवार और मनोविज्ञान से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों पर आज हम बात करेंगे आवाज अड्डा में। जी हाँ, क्या शादी के लिए दबाव डालने पर कोई इस हद तक जा सकता है कि 35 टुकड़े कर दे और बहुत शातिराना अंदाज में उसको डिस्पोज ऑफ करने की प्लानिंग करे, घर के अंदर उसको रखा रहे, फ्रिज में रखे और टुकड़े टुकड़े में उसको डिस्पोज ऑफ करे? ये कैसा प्यार है? ये कौन सी सोच है? ये कैसे रिश्ते हैं जहाँ पे आप इतने निर्दयी दरिंदे हो जाते हैं? ये समझ से परे है। इसका एनालिसिस होना चाहिए। हम लोग बहुत नैरेटिव्स में फंस जाते हैं, घटना को बहुत सुपरफिशियल तरीके से देखने की कोशिश करते हैं और एक कोई न कोई एक जो नैरेटिव चल रहा होता है उसमें गढ़ने की कोशिश करते हैं।
मैं आज आवाज अड्डा में इस बात पे बातचीत करना चाहता हूँ, इस केस के जरिए इस चीज़ को समझना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम लोग सुनते हैं कि सूटकेस में डेड बॉडी मिली। कुछ देर पहले लखनऊ से भी खबर आई कि वहाँ भी एक लड़की गिर गई। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है, क्या मोटिव्स हैं, मैं उन नैरेटिव्स में फंसना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आज, ये जानने समझने की चीज़ कर रहा हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या वो लड़का जिम्मेदार है? क्या इस तरीके के रिश्ते जिम्मेदार हैं? क्या वो सोच जिम्मेदार है? क्या पेरेंटिंग जिम्मेदार है? क्या जो टूटते हुए परिवार हैं या परिवारों के जरिए रिश्तों को जिस तरीके से संभाला जा रहा है वो जिम्मेदार हैं? कैसे इसको समझा जाए? कहाँ हमसे गलती हो रही है एज ए सोसाइटी, एज ए पेरेंट? और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या हम उनको ये समझदारी, ये दुनियादारी सिखा रहे हैं कि आप इंसान को कैसे पहचानें, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें? कहा जाता है कि अपराध और आपके बीच में इतना फ़र्क है कि आप कितने सतर्क हैं। हमारे साथ एक पुलिस अधिकारी हैं, उनसे पूछूंगा ये कि कितना सावधानी हम बरत रहे हैं, अपने बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, या फिर वो सोच इसके लिए जिम्मेदार है जो हमें बहुत आज़ाद बनाती है और हमें लगता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारी सोच अलग है, हम अपने आप को दुनिया में इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं। या वो ऐसे बहुत सारे डेटिंग ऐप्स जिम्मेदार हो सकते हैं जहाँ पे रिश्तों की एक तरीके से कहें तो नीलामी और बोली चलती है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार और ये घटनाएं बार बार क्यों होती हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। और अपनी बेटियों को कैसे संभाला समझाया जाए, इस पर बातचीत करेंगे। मनोविज्ञान को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है मैं उनसे आपका परिचय करा दूँ। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी और बहुत ही जानी मानी पुलिस अधिकारी हैं जो पुदुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी हैं, डॉक्टर किरण बेदी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर डॉक्टर रंजना कुमारी जी हमारे साथ हैं जो बहुत लंबे समय से महिलाओं के विषयों पे, समाज के विषयों पे काम करती रही हैं। साथ ही मैंने कहा कि एक मनोविज्ञान समझना बहुत ज़रूरी है, तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर जयंती दत्ता, उनसे भी बातचीत होगी। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अमीना शेरवानी जी हैं और एक्ट्रेस प्रिया मलिक भी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो हमने कोशिश की कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं जिनके विशेषज्ञ हैं उनके ज़रिए इस घटना को समझा जाए कि किस तरीके से घटना घटी और इसके पीछे की सोच, मानसिकता और बदलते समाज में हम इसको कैसे लेके चलें। किरण मैम, भूमिका तो मैंने बना दी, लेकिन बिल्कुल एक सीधा सा सवाल है कि ये जो कुछ भी घटना हुई इसको आपने कैसे देखा, कैसे समझा? ये किस तरीके का प्यार था कि 2 साल से आप रह रहे हैं साथ में, आप उसको समझ नहीं पाए? खबरें ये भी हैं कि बीच बीच में वो लड़की शिकायत करती थी कि मारपीट होती है, माता पिता को भी उसने बताया होगा, लेकिन पता नहीं क्या है, क्यों सपोर्ट नहीं मिला, क्यों वो अलग नहीं हो गई, ऐसी क्या बॉन्डिंग थी कि वो तकलीफ के बाद भी वहाँ थी? और इसको कैसे देखा जाना चाहिए किरण मैम? पर्सनल इंफॉर्मेशन तो मालूम नहीं है जी। पर्सनल इंफॉर्मेशन तो मालूम नहीं, अभी तक यही मालूम है क्या क्या अभी तक रिकवर करा जा रहा है ना जी। लेकिन हम इस वक्त गेस वर्क ही सर्व कर सकते हैं, और गेस बिल्कुल गलत भी हो सकता है, क्योंकि जब तफ्तीश पूरी हो जाएगी, चार्जशीट लगेगी, तब जाके हमें पता चलेगा। तो अभी सिर्फ गेस वर्क है। सो अगर इस तरीके से मारा गया और उसको प्यार समझा जाए कि प्यार का हुआ रिश्ता, और फिर इस तरीके से मारा जाए, मेरे व्यू में ये प्यार नहीं है, ये इस्तेमाल है। एक औरत का इस्तेमाल, उस आदमी ने इस औरत को इस्तेमाल किया। आप ये भी कह सकते हैं इस औरत ने भी इसको इस्तेमाल किया, ये मैं नहीं कह सकती, दैट्स व्हाई हमें नहीं मालूम। लेकिन क्योंकि इसी को मारा गया, किसी ने तो किसी को इस्तेमाल किया, इसने इसको इस्तेमाल किया। मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मेरी रीडिंग ये है कि औरत का इस्तेमाल किया गया, इस लड़की का, और इस लड़की ने अपने आप को इस्तेमाल होने दिया, और फिर उसके बाद इतनी कमजोर हो गई, जो कि अभी तक पता चल रहा है कि इसकी मार कुटाई भी हो रही है। इसके दोस्त ने बताया कि ये तो कह रहा था मुझे आज बचा लो, और मैं नहीं तो ये मार देगा मुझे कल, और फिर बता के उसको वार्निंग के बाद फिर से उसके पास चली गई। ये मतलब क्या है? इसका प्यार हो सकता है, वो इस्तेमाल कर रहा है इसको, और ये प्यार कर रही है, या ये पागलपन है। ये भी तो पागल है, क्योंकि ये भी तो पागलपन है जो कि एक ऐसे व्यक्ति की को एक्सेप्ट कर रही है जो आदमी से उसको डर लगता है, जो आदमी उसको खतरा देता है, उसको धमकियां देता है और उसको इनसिक्योर करता है। और भगवान जान, मालूम नहीं कि और भी औरत भी घर में और आ रही होगी, क्योंकि ये भी कारण हो सकता है झड़प। अब आई एम ओनली गेसिंग। तो मेरे व्यू में, मेरी नजर में, ये एक औरत की कमजोरी है और आदमी का उसका हावी होना है। वो अपने आप को
कंट्रोल, ये मास्टर समझता है, ये आदमी औरत को मास्टर समझता है, ब्लैकमेल भी करता है कि कमजोर है, अब ये कहां से भाग के जाएगी, माँ बाप ने तो उसको कबूल करना नहीं, इसका कोई घर पिछता है नहीं, जाने के लिए कोई जगह नहीं, तो इसलिए वो उसको दबोचता है। और अगर उसकी उसकी पावर को, अब साइकोलॉजिस्ट आपके हैं वो करेगा, लेकिन मेरी व्यू में ये है, क्योंकि मैं एक महिला हूं, मैं ऐसी चीजें समझती हूं कि ये एक पावर प्ले है। ये औरत कमजोर है, आदमी बहुत हावी है, और इस औरत की कमजोरी का उसने पूरा फायदा उठाया, और ये कमजोर होके घिसती गई और आज टुकड़े टुकड़े हो गई। सो मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ी जबरदस्त एक कमजोरी है हमारी अपब्रिंगिंग में, हमारी लड़कियों में। हमारी ऐसी लड़कियां समझती नहीं है कि उनका अपना इंडिपेंडेंट लाइफ भी हो सकता है, इन आदमियों से दूर भी रहा जा सकता है। और जब इसने ऐसी हरकत की, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोनी, कॉन्फिडेंस नहीं खोना, और मैं इस आदमी को रिजेक्ट करती हूँ। आई थिंक द इनिशियल टू रिजेक्ट हैज नॉट बीन टॉट। लड़कियों को ट्रेन नहीं किया जाता किसको कैसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ना कि विश जाए, सरेंडर कर जाए। सरेंडर सीखती है, रिजेक्शन नहीं सीखती, यही प्रॉब्लम है। और ये रिजेक्शन आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आप अपनी सेल्फ डिग्निटी से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बड़ा नजर रखने से, ऐसे नहीं आता है। तो ये सरेंडर करना बंद करें, ये मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये कमजोरी है, और ये ट्रेनिंग नहीं मिलती, ना बच्चों, ना माँ बाप देते, ना इसको स्कूल देते, ना ही वो खुद सीखती। जी किरण मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। और एक चीज़ यहाँ पे दर्शकों के लिए अपफ्रंट ही मैं बोल दूँ, जो किरण मैम ने कहा बिल्कुल सही, कि अभी तक जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें फैक्ट सिर्फ इतना है कि एक लड़की मारी गई, उसके टुकड़े किए गए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जांच के बाद पता चलेंगी, इसलिए इस प्रीमाइस पे हम लोग बातचीत करें। लेकिन मैम एक चीज़ जो आप कह रही हैं कि एम्पावरिंग या पावर की बात थी, लड़का उसको कर रहा था, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में वो लड़की इंडिपेंडेंट थी, उसने इतना बड़ा फैसला लिया कि वो उसके साथ रहने चली आई, तो फिर वो लड़की भी तो एम्पावर्ड थी, वो समझ रही थी चीज़ों को, या हमको लगता है कि बिग पिक्चर में हमको ऐसा केवल ऑप्टिक्स में दिखता है कि वो लड़की बड़ी एम्पावर्ड थी, समझदार थी, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं है, वो अभी भी जो डोमिनेंस है वो मेल साइड का ही था। नहीं, वो इमोशनल रिलेशन, वो इमोशनल डिसीजन है, बड़ी इमोशनल, रैशनल और ठंडे। देखिए, इमोशनल डिसीजन में आप फॉल इन लव हो गए, इमोशनल डिसीजन से उस आदमी के साथ रहने लगे, लेकिन रीजन का भी इस्तेमाल करो ना उसके बाद, कि ये आदमी बदतमीज है, खतरनाक है, मारता है, बदतमीजी करता है, बेइज्जती करता है, दूसरी औरत को भी लाता है, अगर लाता है, निकलता है, लगता है निकल आएगा, लेकिन तो फिर उसके पास कॉन्फिडेंस का है, इंटेलिजेंस का है, इमोशनल होके रहना। इसीलिए इमोशनल होना, ये नेगेटिव इमोशन बड़ा जबरदस्त, क्योंकि ये भी, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं, साइकोलॉजिस्ट आपके पास है, वो उसको क्लैरिफाई करेंगे। मैं तो सिर्फ एक सोशली अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि इसने क्यों किया। तो ये उसको इंटेलिजेंस नहीं है, ये इमोशनल सरेंडर है। और साथ में कोई ठंडे दिमाग से नहीं सोचा मेरे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या है, ये आदमी रिलायबल भी है कि नहीं, लेकिन उसके बाद वो उस तरीके से वो टेलीविजन प्रोग्राम्स भी देखता है, और अगर फिर से डेटिंग एप्स पे लगातार जाता रहता है, मारता भी है, और फिर उसको माफ भी करते हैं। ऐसे लोग माफ नहीं किए जाते, ऐसे लोग सुधरते नहीं है। हम लोग सोचते हैं सुधरते, हाँ सुधरते एक शर्त पे है कि अगर ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम में जाए, टर्निंग पॉइंट में जाए, जहां वाकई में ट्रांसफॉर्मिंग हो जाए, तो नहीं, अदरवाइज ये आदमी सुधरते नहीं है। और यहीं पर हमारी लड़कियों की हकामी के माफ करते जाओ, बच्चों को के लिए सुधरते रहो, माँ बाप की इज्जत रखते जाओ, समाज की इज्जत रखते रहो, अपना नाम बचाते जाओ, नाक ना कटाओ। दीज आर द प्रॉब्लम्स कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि माँ बाप को तो मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, है कोई पीछे है नहीं, तो इसलिए उसको बर्दाश्त, और वो ब्लैकमेल करता है, उसको इसकी कमजोरी समझता है, उसको डट के फिर उसको इस्तेमाल करता है। मैं समझती हूँ आफ्टर अ व्हाइल ये रिश्ता प्यार का नहीं था, ये रिश्ता इस्तेमाल का था। और ये लड़की कही जा रही है मुझे मेरे साथ शादी कर लो, और वो इसको इस्तेमाल करी जा रहा है। बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि वो तो इस्तेमाल कर रहा है, और ये चाहती है कि मेरे साथ शादी करो। जी जी, डॉक्टर रंजना कुमारी, आपने तो बहुत लंबा अनुभव, आपको ऐसे तमाम केसेस आपने सुने होंगे, देखे होंगे, महिलाओं के इश्यूज पे आप लगातार काम करती, लिखती हैं। इस तरह की घटनाएं जब आती तो क्या आपको ये लगता है कि नहीं, हमको फिर से सोच रखनी पड़ेगी, दोबारा से एक बार रिथिंकिंग करें कि गड़बड़ कहाँ हो रही है,
क्योंकि ये केस बहुत डिफरेंट स्टोरी बताता है, अलग अलग फैसेट्स पे, अलग अलग प्राइम्स पे, कि ये बहुत ही डिफरेंट है। इसमें ऐसा नहीं था कि एक मूवमेंट ऑफ वीकनेस में ये सारी कुछ हुई है, वो बहुत प्लान्ड लगता है, कूल एकदम हो रहा है। जो खबरें चल रही थी कि वो उसके बाद भी उसके फ्लैट पे लड़कियां आती थी, उसी फ्रिज में उसने बॉडी पार्ट्स रखे थे, ये सब बहुत ही जघन्य और हिला देने वाला लगता है। तो ये समाज के तौर पे आपको झकझोरता है कि भाई हमने कुछ तो कहीं गलती हो रही है इसको समझने में। देखिए, ये किरण बेदी जी की बात से मैं सहमत हूँ। जहां तक व्यक्तिगत उस लड़की के आत्मविश्वास की कमी और उसके प्रेम में जो उसकी प्रेम के प्रति उसकी समझ थी, वो और तमाम बातें एक व्यक्ति के तौर पर, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो परिवार के अंदर औरत और मर्द के रिश्तों में जिस तरह की मारपीट, जिस तरह की और लाखों घटनाएं जो रिपोर्ट होती हैं हमारे क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तरफ से भी, और जो सीधा अब तो कानून के जरिए सीधा अदालतों में जाके लड़कियां रिपोर्ट कर रही हैं, और हम लोग स्वयं इस तरह के तमाम केसेस को देख चुके हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि 3-4 चीजों की तरफ देखने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि लड़की के फैसले को स्वीकार परिवार ने नहीं किया, और वो लड़की बंबई में थी और वहां से वो दिल्ली भाग के आई है उसके साथ, और परिवार पिता तक को ये पता था कि ये इसके साथ हिंसा कर रहा है, दोस्तों को पता था कि वो हिंसा कर रहा है, लेकिन सब लोगों ने, चूंकि उसने फैसला किया था इस लड़के के, इस आदमी के साथ, दरिंदे के साथ रहने का, तो वो किसी ने भी आगे बढ़ करके ये नहीं कोशिश की कि कहीं रिपोर्ट करें, पुलिस में कहें, या बाप ने उसको बचाने के लिए अपने घर वापस बुलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो दूसरे धर्म के उसमें चली गई या दूसरी जाति की शादी में चली गई। जाति की शादियों में भी यही होता है, जो धर्म की शादी में हुआ, बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर अभी चिल्ला रहे हैं। दूसरी बात कि अगर वो बाहर निकलती है, अगर वो वहां से बाहर निकलती है, मैं आपको छोटा सा एक बहुत ही किस्सा बताऊंगी। मेरे पास एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस आया, वो लड़की रोती जा रही है और कुछ बता नहीं रही, और कहीं कोई चोट नहीं लगी है। तो मैं उससे बहुत नाराज हुई और मैंने कहा कि तुम देखो, तुमको मदद चाहिए तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ और किस तरह से। बोल नहीं पा रही है, तो बोल ना पाने की जो उसकी परिस्थिति थी, वो इस वजह से भी है क्योंकि हमने लड़कियों को बोल पाना हम सिखाते ही नहीं है। वो अपने बारे में, अपने कष्ट के बारे में वो कहीं ना कहीं शेयर नहीं कर पाती। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमने वास्तव में उससे पूछा हुआ क्या, उसने कहा सबको कमरे से बाहर निकालिए। और जब उसने मुझे दिखाया कि जितनी जगह उसको उसके तमाम गुप्तांगों में सिगरेट के बट से जलाया गया था, तब मेरी रूह कांप गई कि ये क्या, ये कौन सी तरह की हिंसा। तो इस तरह की हिंसा जब होती है औरत पर, तो वो किसी से कह नहीं पाती है। तो ये जो उसने कहा, उसने अपने दोस्त को बुलाया, बताया, पर कोई खड़ा नहीं हुआ, तो कोई सपोर्ट सिस्टम चारों तरफ नहीं है। और आपको मालूम है कानून का तो हाल आप देख ही रहे हैं, कानून बन गया पर इतनी कॉम्प्लिकेटेड, कौन उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर मिलेगा, कौन उसको, वो खैर कानून तक तो ये गई नहीं, तो मैं वहां तक नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन कानून के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि इतनी संघर्ष के बाद डोमेस्टिक वायलेंस का कानून बना और आज उसकी क्या हालत है। कितनी लड़कियों को वो कानून आज मदद दे पा रहा है, कितनी लड़कियां वास्तव में इस तरह के रिश्तों से निकल करके जाके आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास हो तो भी हम क्या करें, पुलिस के पास जाएं। जी, एक चीज पुलिस बताइए, सबसे पहले कहती है कि तुम ही जिम्मेदार हो। रंजना जी आपने एक बीच में, रंजना जी आपने एक बीच में जिक्र किया जो बहुत जरूरी, कि मैं इसी समय उस पर थोड़ी सी बात करूं आपसे, कि फैमिली सपोर्ट नहीं था क्योंकि वो एक इंटरफेथ में गई और फिर उसका सपोर्ट सिस्टम एक गया। ठीक है, लड़की ने अपना फैसला लिया, वो बालिग रही है और उसके बाद उसने एक डिसीजन लिया। क्या आपको लगता है कि ये जो एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम उसके साथ होना चाहिए था, उसकी भी थोड़ी कमी थी? परिवार को और ज़्यादा उससे कनेक्टेड रहना चाहिए था, या परिवार की पेरेंटिंग या अपब्रिंगिंग में भी कमी थी जिसकी वजह से वो दूरियां बनी कि पेरेंट अलग हो गए? जी, माँ बाप की जो जिम्मेदारी है, लड़का अगर गुंडई करके भी आता है, किसी को कुछ गड़बड़, बहुत ही खतरनाक घटनाएं करके भी आता है, तो भी अंत तक उसके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन लड़कियों से अगर इतनी चूक हो गई, तो जानते हुए भी कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको मार रहा है, या जो भी उसके साथ हो रहा था, जानते हुए भी उसके पिता सामने नहीं आए और आज वो जो भी कह रहे हो, लेकिन किसी ने उसके साथ खड़े होकर ये नहीं कहा कि देखो तुम इसमें से बाहर निकलो, जो होगा देखा जाएगा, पर इस आदमी के साथ अब तुम मत रहो, तो शायद उसके अंदर थोड़ी हिम्मत बनती और वो बाहर निकल आती।
पूर्णतः जिंदगी औरतें झेलती हैं और हमने देखा है कि पी के आते हैं, शाम को मारते हैं। 18 साल तक मार खाने वाली महिला को किरण जी भी जानती हैं, जिसने मेरे साथ बहुत बहुत दिनों तक काम किया, आज वो नहीं है हम लोग के बीच में। उस महिला को 18 साल तक शाम को आकर रोज पीटना और रोज उसका पिटना, ये चीजें हमारे समाज में एक तरह की कुछ एक सामाजिक स्वीकृति भी है इन चीजों को, कि अगर महिलाओं को दोषी मानो। उसने बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया होगा, उसने उसका होमवर्क नहीं कराया होगा, वो अच्छा खाना नहीं बनाती, वो नहीं करती। तो ये दुनिया भर की चीजें करके कहीं ना कहीं ये जो जिसकी बात किरण जी ने कही अनइक्वल पावर रिलेशन है, उसमें औरत को दोषी ठहराया जाए और उसके ऊपर पुरुष अगर हाथ चलाता है तो उसको सामाजिक स्वीकृति। डॉक्टर रंजना, मैं इस पे आऊंगा, चूंकि हम बार ये जब चर्चा कर रहे हैं तो इसमें एक भाव ये निकल के आ रहा है कि लड़की ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, लड़की ने गलती की, उसको हट जाना चाहिए था। लेकिन वो लड़का जो क्रिमिनल है, जो दरिंदा है, परिवार ने उसको क्या सिखाया है, उसने कैसे इस चीज को किया, उसके क्या संस्कार थे, उसको क्या शिक्षा दी गई, उसकी पेरेंटिंग कैसे हुई, मैं इस पर भी जरूर बात करना चाहूँ। क्योंकि हमारे लिए समाज के तौर पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि हम लोग लड़की को दोषी ठहरा देते हैं कि उसको नो कहना सीखना चाहिए, नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन सामने वाले के लिए भी तो ये उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब हम इक्वल सोसाइटी की बात करते हैं। लेकिन मैं इस पर दोबारा हूं आप लोगों के पास। डॉक्टर जयंती, इस पूरी घटना का साइकोलॉजिकल एनालिसिस क्या है? देखिए, ये जो किरण बेदी जी कह रही थी कि एक सेल्फ रेस्पेक्ट, एक सेल्फ एस्टीम, एक अपने ऊपर भरोसा, ये बहुत ज़रूरी है आज की ज़िंदगी में आगे चलने के लिए। सिर्फ एजुकेशन इज़ नॉट इनफ। दूसरी चीज़, जब मैरिटल काउंसलिंग हम करते हैं तो ये दौर हम देखते हैं किसी भी रिश्ते में अगर वायलेंस है, चाहे वो मैरिटल हो, चाहे वो औरत की तरफ से हो या मर्द की तरफ से। आजकल मैं ऐसे केसेस भी देखती हूँ जहाँ औरत जो है वो हावी हो जाती है मर्द के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर। आप ये भी सोच में रखिए कि ये जो लड़का था, इसने इस तरह से ग्रूसम किलिंग के बाद भी वो बम्बल साइट से औरतों को उठाता था एंड ही कुड हैव रिलेशंस उसी फ्लैट में जहाँ पे उसने उतने बड़ी फ्रिज में उस श्रद्धा के लाश के टुकड़े रखे हुए थे। ही वॉज रिमोर्सलेस। तो ही इज ए साइकोपैथ, नो डाउट। नाउ एक चीज़ होती है मेंटली इल, एक होता है साइकोटिक स्ट्रिक। नाउ ये मेंटली इल नहीं था। अगर मेंटली इल होता तो इस तरह से ग्रूसम किलिंग की प्लानिंग उससे नहीं होती, इतना ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। लेकिन साइकोटिक स्ट्रिक जरूर है, क्योंकि इतनी दरिंदगी अचानक कोई नहीं कर सकता। इसके लिए पूरी प्लानिंग चाहिए। आप देखिए वो रेफ्रिजरेटर जो लाया वो कितना साइज का लाया, और इतनी एक बड़ी बॉडी, एडल्ट बॉडी को चॉप ऑफ करना, इट्स नॉट दैट इजी। आज तक पुलिस को औजार ही नहीं मिल पाया, श्रद्धा का स्कल नहीं मिल पाया। नाउ टू डिस्पोज इट ऑफ एक अकेला इंसान नहीं कर सकता। सपोर्ट सिस्टम ढूंढिए इसका। कौन लोग थे इसके पीछे जो कहते थे कोई बात नहीं, जो हो गया, यू फॉरगेट अबाउट इट। इसने पार्टी करी, इसने एंजॉयमेंट करी, और इसके साथ देखिए पार्टी अकेला नहीं होता। पार्टी में इसके कौन से दोस्त थे? परपिट्रेटर को जब हम इंटरोगेट करते हैं तब उसमें अगर ये परपिट्रेटर बोल रहा है मैं अकेला था, उससे हमारी मजबूती और बढ़ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसको डिस्पोज ऑफ करने में इसकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। और उसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया उसने? ये कह रहा है फॉरेस्ट में जाता था। कहाँ जाता था? पुलिस शुड, उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, बट पुलिस शुड लीड हिम टू दैट साइट अगेन एंड अगेन। ये झूठ बोलेगा। इंट्रोगेशन के कुछ टेक्निक्स होते हैं, आई एम श्योर पुलिस ऑफिसर्स आर यूजिंग दैट। अब ये हम बोलते हैं कि ये लड़की निकल के क्यों नहीं आई रिश्ते से? इसने एक दफे अलार्म साउंड किया, एक दफे या दो दफे अपने फ्रेंड्स को बोला। डॉक्टर जयंती, मुझे एक चीज समझाइए, जब आप ये जो साइकोलॉजिकल टर्म आपने यूज किया, साइकोपैथ और शातिर एक ही चीज है, ये दोनों अलग अलग होते हैं?
दोनों देखिए, जो साइकोपैथ होता है वो अपने क्राइम को अंजाम देने के लिए बखूबी तैयारियां करता है, और वो इतनी इंटेलिजेंटली तैयारियां करता है। कोई बेवकूफ साइकोपैथ इस तरह की ग्रूसम क्राइम को अंजाम नहीं दे सकता। उसको काटना, उसको मर्डर करना, फिर उसके बाद दूसरी औरतों के साथ रिश्ता बनाना वहीं पे, एंड ही वाज कंटिन्यूइंग गोइंग टू द प्लेस ऑफ वर्क। तो इस तरह के एक रिलेशनशिप आउटर वर्ल्ड के साथ मेंटेन करना ये पॉसिबल नहीं होता अगर उसमें इस तरह की बुद्धि नहीं होती। नाउ आई विल कम डाउन टू अनदर पर्टिनेंट इशू। हर जगह ये बात उठाई जा रही है कि ये लड़की निकल के क्यों नहीं आई। देखिए, जब इस तरह के वायलेंट रिलेशनशिप बन जाते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि शायद ये सुधर जाए। और ये जो शातिर क्रिमिनल होते हैं, जब ये वायलेंस को अपना लेते हैं, इनका इंटेंसिटी ऑफ द वायलेंस इज इंसिडियस। पहले एक थप्पड़, उसके बाद कुछ उठा के मार देना, देन उसके बाद धीरे धीरे ये एट्रॉसिटी बढ़ाते जाते हैं। और जो पार्टनर होती है उसके पास, जब ऐसे एक दफ़े ये चली गई थी वापस, जो मैंने सुना मीडिया से, तो इसने गिड़गिड़ाने लगा कि मैं सुधर जाऊंगा। दे कम डाउन टू देयर नीज एंड वी कॉल इट अ हनीमून पीरियड, व्हेन दे कन्विंस द पार्टनर कि मैं सुधर गया हूं, मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। एंड होप अगेंस्ट होप, जब आपने सब कुछ छोड़ दिया एक इंसान के पीछे, आपको लगता है शायद ये हो जाए। एंड दिस वाज द पेनल्टी फॉर व्हिच शी हैड टू गिव हर लाइफ। उसने सोचा कि शायद मैं बच जाऊं। अब ये दरिंदे करते क्या है, इतने ऑप्रेसिव होते हैं। ये बोलते हैं अगर तुम चूकी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुरंत तुम्हें मार दूंगा। नाउ दिस फियर शी वाज हैविंग, एंड अगर इसने कहीं पे भी कोई कोशिश करी होती बाहर निकलने, यानी डॉक्टर जयंती, मैं ये कहूं कि जो आप साइकोपैथ क्रिमिनल समझे, वो बहुत ही धूर्त, काम एंड कंपोज था मेंटली, इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा था, बहुत ही शातिर दिमाग, और इसके और पर्सनालिटी कैमोफ्लेज किया उसने इस लड़की को, पर्सनालिटी है कि आप हाँ, लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उसके बाद आप सॉरी बोल दे रहे हैं, तो आपने इमोशनली कैमोफ्लेज कर दिया उसको कि लड़की इससे दायरे से बाहर नहीं जा सकती इमोशनली। जी, तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कराने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर जयंती, मैं आ रहा हूं आपके पास। अमीना शेरवानी जी, क्या फिर समाज के तौर पे हम लोग गलती कर रहे हैं चीज़ों को समझने में? जिस तरीके की ये चीज़ हुई, जब भी मैंने, डॉक्टर जयंती जी बता रही हैं कि कैसे रिश्ते बदल रहे हैं और तेज़ी से बदल रहे हैं, और उसमें इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही हैं, बड़ी गलती हो रही है क्या? बहुत बड़ी गलती तो सबसे पहले ये है कि हम बेटी को पराया धन कहते हैं। बेटी पराई नहीं होती। कुछ लोग बेटी को कहते हैं स्वीटी, गुड्डी, डॉली, चॉकलेट। निर्भया के जो रेपिस्ट के वकील थे वो कहते थे मिठाई का डिब्बा अगर पड़ा होगा तो कोई भी, लड़कियां मिठाई नहीं होती, लड़कियां किसी प्रकार की वस्तु नहीं होती, जीती जागती इंसान होती हैं। सबसे पहले तो माँ बाप को ये बात समझनी होती है। बेटी अगर गलती कर दे तो हम उसका बहिष्कार कर देते हैं, उसकी सहायता करने से दूर दूर चले जाते हैं। बेटों की बदतमीजियों को, बेहूदगियों के, बेटे बलात्कार भी करके आए, हम वकील करके बेटों की जान बचाते हैं और कहते रहते हैं मेरा बेटा तो बिल्कुल बिल्कुल इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। और बेटी के साथ कोई अनर्थ चीज हो जाए तो हम उसको त्याग देते हैं। बेटी की गलतियां भी हम लोगों को कबूल करनी होंगी और बेटियों के साथ हम लोगों को पुरजोर रूप से खड़ा रहना होगा। उनके पीछे, उनके आगे ढाल बनके और उनके पीछे सहारा बनके हमें खड़े रहना होगा। बेटियां गलती करें तो भी हमको उनका साथ देना होगा। अगर बेटियों को ये बात मालूम होगी तो बेटियां सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि जिस परिवार में बच्ची पैदा हुई है अगर वहीं से वो बेगानी हो जाएगी तो वो कहीं की नहीं रहेगी। माँ बाप, मैं भी माँ हूं, मेरी भी बेटी है। मेरी माँ को आज आप अगर इस कार्यक्रम में बुलाते तो आपको पता चलता कि 50 बरस पहले उन्होंने हमारी कैसी परवरिश की थी। उन्होंने तो 50 बरस पहले कहा, और मेरी नानी ने 80 बरस पहले, 70 बरस पहले अपनी बेटियों को यही सिखाया कि तुम मेरी बहुत प्यारी लाडली बच्चियां हो, हमेशा रहोगी, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी गलतियां भी मुझको कबूल हैं, तुम मुझको हमेशा प्यारी लगोगी, मैं तुम्हारी हर भूल को माफ करके तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। ये मैसेज जब तक लड़कियों, अनकंडीशनल लव फॉर द डॉटर्स इज व्हाट विल सेव आवर
आवर डॉटर्स, दिस कंडीशनल लव कि अगर तुम मेरा कहना सुनोगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, अगर मेरी मर्जी के लड़के से शादी करोगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये बापों को समझना होगा कि बेटियां इंडिविजुअल होती हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी को और उनके गलती करने के हक को सपोर्ट करें। माँ बाप गलती कर कर ही इंसान सीखता है। किसी भी बड़े इंसान से पूछ लीजिए कि वो मल्टी मिलियनेयर कैसे बना, वो बताएगा जब तक मैंने 100 गलतियां की नहीं तब तक मुझको कमाना तक नहीं आया। तो गलती करना हम लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारे नेताओं ने कहा था आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं कहती हूं आजादी तो है ही है, साथ में गलती करना भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और हमारे माँ बाप को, हमारे भाइयों को, बहनों को, मित्रों को, दोस्तों को हमको गलती करते समय भी सहारा देना होगा ताकि हम उस गलती से वापस आ सकें और जैसी इस बच्ची का हाल हुआ वैसे दोबारा किसी का हाल न हो। तो ये अमीना जी, आपने सपोर्ट बहुत ही बढ़िया बात कही, बहुत अच्छी बात कही। जो लोग ये शो को देख रहे हैं उनको इस बात को सुनना चाहिए कि लड़कियों की गलती करने के हक को एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे आप अपने लड़के की 10 गलतियां एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए करते हैं, तो फिर लड़कियों के उस हक को नहीं, अगर वो कोई गलती कर भी रही तो आप उसको वैसे ही करें। इस केस की चूंकि चर्चा हम लोग करें, इसमें ऐसी दिख रही थी कि दूरियां थी परिवार में। हमारे साथ लेखिका प्रिया मलिक जी भी हैं। इसमें इस घटना में एक चीज और निकल के आई, वो जो है लिव इन रिलेशनशिप की, जो एक बड़ा नया भारत में खूब चल रहा है और बहुत सारे लोग इसमें रह रहे हैं। जिस बात को अमीना जी ने अभी जिक्र किया कि अगर परिवार इसको गलती भी मानता था कि उसके साथ नहीं खड़ा था और लड़की चली गई थी, तब भी क्या ये एक इशू हो सकता है कि आप उससे एकदम डिस्टेंस बना ले, फ़ोन पे बात करते रहें, लड़की कुछ कह रही है तो हाँ ठीक है देखते हैं, या उसके लिए आप उस तरीके का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे थे, या आप उसके पेन को उसी तरीके से महसूस कर रहे थे जिस तरीके से शायद वो बताना चाह रही होगी। प्रिया जी, आपका क्या एनालिसिस है? जी, अमीना जी ने बिल्कुल सही कहा और ये बहुत ही एक अहम बात उठाई है, जो हक, गलती करने का हक, आई थिंक वो हम सब के पास होना चाहिए। लिव इन में रहना कोई गलती नहीं है। मैं खुद अपनी शादी से पहले अपने जो अब मेरे हस्बैंड हैं उनके साथ रह चुकी हूँ एक लिव इन रिलेशनशिप में, और बहुत ही कायदे से, बहुत ही तरीके से हम दोनों ने अपने पेरेंट्स को इस बात के बारे में बताया था और उनकी हामी भी थी, उनका अग्रीमेंट भी था। बट आई थिंक कहीं ना कहीं ऑल्सो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिस्टम है, उसमें जैसे हमारी एजुकेशन होती है ना, जैसे हमें फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी पढ़ाया जाता है, आई थिंक कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप सेंसिटाइजेशन भी ज़रूरी है। हमें पैटर्न्स समझने होंगे रिलेशनशिप्स के, अब्यूज़ के। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी ये तालीम मिलनी चाहिए। आई थिंक वहाँ हम लोग चूक जाते हैं, वहाँ हमारा एजुकेशन सिस्टम चूकता है। माँ बाप बात नहीं करना चाहते, आमतौर पे ज़्यादातर माँ बाप, एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि अमीना जी ने कहा, जैसे कि मेरे पेरेंट्स हैं जो इस बारे में बचपन से हमारे साथ बात करते थे, क्या सही है क्या गलत है। ऑल्सो जहाँ जहाँ हम जाते थे, हम हमेशा अपने पेरेंट्स को बताते थे कि हम यहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये ट्रस्ट वहीं से शुरू हुआ, पेरेंट्स की तरफ से। अगर ऐसा ना भी हो तो स्कूल्स की तरफ से ये एजुकेशन का एक पार्ट होना चाहिए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आजकल फिल्में आने लगी हैं, जैसे थप्पड़ है, डार्लिंग है, तो इन सब में बात है अब्यूज़ के बारे में और कैसे इन औरतों ने हैंडल किया अब्यूज़ को। बट आई थिंक दैट इज़ अ वेरी स्मॉल सेक्शन राइट नाउ। जब मैं भी अपनी कविताएं लिखती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, मैं प्रेम के बारे में बहुत लिखती हूँ, मैं प्रेम कहानियाँ और प्रेम कविताएं बहुत, मैं हमेशा उसमें कोशिश करती हूँ कहीं ना कहीं एक ऐसा एस्पेक्ट डालने की जो लोगों को सोचने पर मजबूर करे, क्योंकि बहुत सारा यूथ है जो मेरा वर्क फॉलो करता है यूट्यूब पे। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो गलती करने का हक, अपनी चॉइस का हक, अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहने का हक, और कैसे अपने पेरेंट्स के साथ आप ये गैप ब्रिज कर सकते हैं, इस बारे में बात करना मैं हमेशा से ज़रूरी समझती थी। लेकिन आई थिंक आज के डिस्कशन के बाद मुझे लग रहा है कि इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है हम सबकी तरफ से। जब मैं माँ बनूंगी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ भी ये बातें करूँ। बिल्कुल, ये प्रिया जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग बात नहीं करते। आज के ज़माने में बात नहीं करते लोग अपने बच्चों से बात होती है क्या रिजल्ट कैसा रहा, पढ़ाई कैसी चल रही है, दुनियादारी की बात करिए उनसे, उनको वैसा सिखाइए, समझाइए, क्योंकि जब उनका एक्सपोजर बाहरी दुनिया में होगा तो वहाँ रिजल्ट नहीं पूछा जाएगा, वहाँ आपकी एजुकेशन नहीं पूछी जाएगी, वहाँ पे दुनियादारी की बहुत सारी चीज़ें होंगी। किरण मैम, क्या इंडिविजुअल चॉइस फैमिली में एक टेंशन का कारण बन रही है, उसकी वजह से भी बड़ी समस्याएं खड़ी हो रही हैं? हाँ, लगता है, ऐसा लगता है कि इसमें ऐसे ही हुआ है। इंडिविजुअल चॉइस उस लड़की ने की
और पेरेंट्स ने एक्सेप्ट नहीं किया और ये निकल के घर से आ गए। इट्स अ फैक्ट। ये कुड बी बिकॉज ये तब है इंडिविजुअल चॉइस, लेकिन टॉलरेशन लेवल है। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेवल ऑफ टॉलरेशन अब कम होती जाती है। बर्दाश्त करना, सुनना एक दूसरे से, कॉन्वर्सेशन, सिविल कॉन्वर्सेशन, शांति तरीके से, प्यार से, इज्जत से, मान से, सारे वैल्यूज की बात है। वो वैल्यूज अब धीरे धीरे कम हो रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ, एक तो आध्यात्मिकता नहीं है, इसी एक होता है पूजा करना, पाठ करना, प्रार्थना करनी, और एक होता है नैतिक होना। सो स्पिरिचुअलिटी, मॉरलिटी, आई थिंक वो हमारे यहाँ कम हो रही है, जिसकी वजह से, और ना ही कोई सीख रहा है या सिखा रहा है, या परिवारों में नहीं है। हमारे घर आध्यात्मिक होते थे, हमारे घर में पाठ पूजा होती थी, लेकिन सबसे ज्यादा ये सीखा जाता था कि बड़ों की इज्जत करनी, बड़ों की बात सुननी, और छोटे बच्चों को प्यार करना और उनकी भी बात सुननी और भला सोचना। आई थिंक वो जो नैतिकता, मूल्य, वो क्योंकि समय नहीं है, सारा टाइम कहीं और बीत रहा है, काम में, रोटी रोजी बन गई, स्टेटस बन गया, स्टेटस हर तरीके का स्टेटस, टेक्नोलॉजी स्टेटस, सोशल स्टेटस, वो स्टेटस पर ध्यान ज्यादा है, और कितना कुछ आप कमा सकते हैं, खा सकते हैं, दिखा सकते हैं। सो हमारे मूल्यों में बदलाव से, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई, हम लोग सब बच गए। हम लोग जो बचे हुए हैं वो यही है क्योंकि हम लोग अंदर से आध्यात्मिक थे, अंदर से हम डरते थे कि हमारे से गलती ना हो जाए। आपने कह रहे गलती का हक है, लेकिन हम डरते थे कि गलती ना हो जाए। सो ये जब तक ये बच्चों के साथ ये परवरिश नहीं होगी, और ये स्कूलों में भी होना जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे माँ बाप के इतने करीब नहीं होते तो टीचर के करीब होते हैं। सो स्कूलिंग में वही नई बात, आज जैसे आपने बोली कि बाहर जाके ये नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे एजुकेशन क्या है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है। व्यवहार पर हमारे ध्यान बहुत कम है, नंबरों पर ज्यादा है, डिग्रीज पर ज्यादा है, ना कि कैरेक्टर बिल्डिंग एंड ना कि। सो ये है, सारी चीजें तभी आएंगी जब आपकी परवरिश। सो सबसे पहले टीचर तो है माँ और बाप, और इवन ग्रैंड पेरेंट्स। किरण जी, लिव इन रिलेशनशिप पे आपका क्या व्यू है? किसका? जो आजकल ये चल रहा, जिसकी वजह से बड़ा तनाव हो जाता है, परिवार एक्सेप्ट नहीं करते, ये आजकल एक समस्या बनती जा रही है, या ये गुड प्रैक्टिस है? जैसे अभी प्रिया जी ने कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, हकीकत है। आज के समाज में ये हकीकत है, और हकीकत से दूर नहीं जा सकते। ये हकीकत है। थिंग्स हैव चेंज्ड एंड मेन एंड वुमेन अपनी चॉइसेस लेंगे, लेकिन समझदारी से ले तो बहुत अच्छा है, चली तो बहुत अच्छी बात, नहीं चली। जी अमीना जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? नीरज जी, ये लिव इन रिलेशनशिप कोई नई चीज नहीं है। हमारे समाज में तो गंधर्व विवाह का भी संकल्प है, यानी आपको जो भी पसंद आए आप उसके साथ विवाह कर लें, जिसके साथ चाहे रिश्ते में बंध जाएं, शादी से पहले भी रिश्ते में बंध जाएं। हमने बच्चे भी पैदा किए हैं शादी से पहले, उन बच्चों ने खूब नाम भी रोशन किया है अपने माँ बाप का। तो हर चीज, हमारा भारतीय समाज जो उसकी खासियत है कि वो एक बोरिंग सा समाज नहीं है, वो एक कंट्रोल का समाज नहीं है, वो सबकी इंडिविजुअलिटी को पूरा हक देता है। और ऐसे भारतीय समाज में हम कैसी बेटियों को पैदा करके उनकी क्या परवरिश कर रहे हैं। अगर इंग्लैंड के समाज में ऐसी परवरिश हो तो मैं समझ सकती हूँ कि ठीक है, वहां क्रिश्चियनिटी जैसा धर्म है। किसी इस्लामिक कंट्री में ऐसी परवरिश हो बेटियों की तो मैं समझ सकती हूँ कि ठीक है, वो तो एक ढर्रे पे चलने वाला धर्म है। मगर हमारे भारतीय समाज में ऐसी परवरिश हो, ऐसी डरपोक बेटियां बनाई जाएं, बेटियों को इतना दबाया जाए, इतना डराया जाए, ये क्यों हो रहा है, ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर हम अपने फलसफे को देखें, इसमें तो पूर्ण रूप से औरत को आजादी है। हर बच्चा स्वीकृत है, चाहे वो शादी के अंदर पैदा हो या शादी के बाहर पैदा हो, या शादी किसी और पुरुष से हो और बच्चा किसी और पुरुष का हो। ये सब कुछ स्वीकृत है हमारे भारतीय समाज में, और बहुत इज्जत के साथ स्वीकृत है। माँ और बच्चे की इज्जत है हमारे समाज में। ये कब और कैसे क्यों पलटा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। यही तो समझना है अमीना जी, यही समझना है। डॉक्टर रंजना कुमारी जी के पास चलता हूं मैं। ये जो समाज में बदलाव आ रहा है, देखिए अभी वो उसको क्या सज़ा होगी, वो पकड़ा जाएगा, 50 कानून बने हुए हैं, ये सब एक रूटीन चीज़ है। लेकिन सबसे पहले आपकी जो पहली यूनिट है सोसाइटी की, वो फैमिली है,
उसी को एक्सपेंड करिए तो समाज बनता। अगर वहाँ गलती हो रही है तो आप कितने भी आईपीसी की सेक्शंस बना लीजिए, नहीं रुकेगा। इसलिए मैं इस चर्चा को बार बार वहाँ लेके आता हूँ कि हमने आज़ादी की बात की, हमने गलती करने के हक की बात की, हमने ये भी बात की कि पेरेंटिंग होनी चाहिए, लेकिन उस बदलाव को जो भी अमीना जी आप कह रही हैं ना कि वो गलती हो रही कहीं पे, हम बच्चों से बात करते हैं क्या? हम व्हाट्सएप के जरिए बच्चों से बात करते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। हमको लगता है पेरेंटिंग का बेस्ट मॉडल उधर मिल रहा है हमें। बच्चों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और बच्चे हमारे कंट्रोल के खिलाफ रिबेल कर रहे हैं और उस रिबेलियन इसलिए अमीना जी, इसलिए जरूरी है कि हम बात करें, उनको समझें, उनकी नीड्स को समझें, उनको समझाएं कि कैसे हमको इस दुनिया में जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। रंजना जी, ये सवाल आपसे ही है। और बच्चों की सुने। अमीना जी, डॉक्टर रंजना जी से सवाल। जी रंजना जी, आपसे। रंजना जी प्लीज अनम्यूट करिए अपने को। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि लड़कों के प्रति जो एंटाइटलमेंट है और लड़कियों को दब्बू बनाना, ये जो एक परिवार का एक चलन हो गया है, जिसमें आज भी मैं बहुत सारे बड़े पढ़े लिखे और बड़े अपने आप को आगे अगुआ परिवारों की बात कह रही हूँ, जो कि अपने आप को मानते हैं कि बड़े मॉडर्न हैं, कपड़े लत्ते में भी बड़े मॉडर्न है, घर गृहस्थी में भी बड़े मॉडर्न है, लेकिन सोच में खोट है। सोच में खोट ये है कि जो लड़की है उसको हमको सेटल करना है, जो लड़का है वो जो मर्जी कर रहा है, ठीक है, और लड़की सेटल कब होगी? जब हम उसका विवाह कर देंगे। विवाह कैसे करेंगे? जिसको हम पसंद करेंगे, जहां हम चाहेंगे, हमारे स्टेटस का होना चाहिए, हमारे लेवल का होना चाहिए और दुनिया भर की बातें। लेकिन लड़के जब ये गलत करते हैं, जब वो अपनी पसंद से शादी विवाह या लिव इन रिलेशनशिप करते हैं, और समय बदल गया है। देखिए, समय इसलिए बदल गया है कि डेटिंग ऐप की बात आप सोशल मीडिया की तरफ भी थोड़ा देखना चाहिए कि डेटिंग ऐप की जो बात है वो कहाँ थी। भाई बहुत से बहुत आप कोई कॉलेज के दोस्त मित्र से मिलते थे, बहुत से बहुत आप कोई परिवार के किन्हीं लड़के लड़कियों में आपस में दोस्ती होती थी, कुछ दोस्तों के रिश्तेदारों में होती थी। अभी क्या है, आप तो जानते भी नहीं है ना कोई, और डेटिंग एप्स ने कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं ली है। वो सारी जिम्मेदारी आप पर छोड़ देते हैं कि आप किसको चुनते हैं, आप किससे जाके मिलते हैं, आप किसके साथ डेटिंग पर जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। ना तो डेटिंग ऐप की जिम्मेदारी होती है, ना परिवार जानता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्वयं ही सारे फैसले कर रहे हैं। तो अब जब आप फैसला उनके हाथ में दे रहे हैं, तो लड़की को अगर आपने दब्बू बनाया तो कैसा फैसला करेगी? यही फैसला करेगी कि कोई उसको धमका रहा है, डरा रहा है, वो डर के मारे वहां दबी बैठी रही। उसने एक दो बार हिम्मत भी की, लेकिन उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने का जो हिम्मत, जो उसके अंदर जो साइकोपैथ, जो इस तरह की दरिंदगी थी, वो इस पुरुष के अंदर ही तो आई। एंटाइटलमेंट तो उसी के अंदर आया ना, कि उसने इतनी खतरनाक घटना करने के बाद भी वो ऑफिस गया, वो लोगों से मिलने गया, उसने अपने आप के जो दो रूप है उसको बना के रखा, एक तरफ दरिंदगी और दूसरी तरफ एक सामान्य जन होकर के लोगों के सामने अपने को प्रसिद्ध करा। तो ये मौका परिवार में ही इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि समय बदल रहा है, कोई आप रोक नहीं पाएंगे। आपको मालूम नहीं है कि इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है, फेसबुक में क्या चल रहा है और डेटिंग एप्स में क्या चल रहा है, आप नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे परिवार के लोग तो जानते भी नहीं है कि इस तरह के सोशल मीडिया साइट्स में होता क्या है, कैसे होता है। कुछ लोग शायद जानने की कोशिश करते हैं, अर्बन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अभी भी रंजना जी, ये पॉइंट आपने बहुत सही रखा। बहुत सारे बच्चों को, मैं जेंडर में नहीं कह रहा हूँ, आप अभी भी बहुत जाइए, लोगों से पूछे तो अनअवेयर होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं, कहाँ उनको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इसलिए मैं बार बार इसको एम्फेसिस कर रहा हूँ कि हमें चीज़ों को समझना होगा, दुनियादारी की समझ पैदा करनी होगी। यही इसका एक मेरे हिसाब से शायद सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, कुछ सेकंड्स का, वापस आऊँगा। फिर आप सबसे मेरी एक ही सवाल मेरा होगा कि ऐसी समस्याओं से सुलझाएं कैसे, क्योंकि हम केवल ये कानून के भरोसे नहीं बैठ सकते कि अच्छा कानून उसको सजा देगा। ऐसी घटनाएं रोज़ हो रही, रोज़ बोरों में और सूट केसेस में डेड बॉडीज़ मिल रही। छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं तुरंत। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में, और हम आज चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही जघन्य जो हत्याकांड हुआ, आपने सुना ही होगा, उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जयंती हमारे साथ हैं। जयंती मैम, कैसे सुलझेगा ये और क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या कमियां रह गई हैं? देखिए, सबसे पहली बात, वन ऑफ द पैनलिस्ट सेड कि गलती करने का हक
लड़कियों को होना चाहिए। ये गलती करके ही इस लड़की की जान गई है। गलती नहीं करने का हक आपको किसी को देना चाहिए। आपकी परवरिश सही होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, और जो किरण जी कह रही थी, आपके संस्कार होने चाहिए। अगर ये गलती करने का हक हम लड़कियों को देंगे तो इस तरह के अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। आई एग्री टोटली विथ किरण जी कि घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि संस्कार होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन पुख्ता होना चाहिए कि बच्ची जो है किसी मुश्किल में फंस जाती है तो वो डरे ना। अगर ये बच्ची को कम्युनिकेशन का वो जरिया रहता और अगर गलती करने का हक उसको सही सलीके से समझाया जाता कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। देखिए, परिवार में और भी बच्चे होते हैं, मैं ऐसे केसेस काफ़ी हैंडल करती हूँ दिल्ली में, जहाँ एक बच्ची ने जिद के जरिए कुछ गलती ऐसी कर ली, लाइक इंटरकास्ट मैरिज हो गई और वो मैरिज वर्कआउट नहीं करी, तो दूसरे बच्चों की मैरिज में मुश्किलें आ जाती हैं। वो बच्चे जो है वो बड़ी बच्ची को देख के सीखते हैं। गलती करने का हक किसी को नहीं देना चाहिए, बशर्ते आप सलीके से उनको समझाओ, आपका कम्युनिकेशन जो है वो बरकरार रहना चाहिए और वो संस्कारों के ऊपर चलना चाहिए कि बच्ची को ये तो पता हो व्हाट इज राइट। क्या हम लोगों ने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की? आई एम श्योर। लेट मी फिनिश प्लीज। आई डिड नॉट इंटरप्ट यू। देखिए, ऐसा है प्लीज, लेट मी फिनिश। अमीना जी, उनको कंप्लीट कर दीजिए, आप उसको जवाब दीजिए। नाउ ये चीजें जब बच्ची गलती करती है तो उसको ये डर लगता है कि मैं कैसे करूं, ये गलतियां तो मैंने कर ली, ये तो मेरी सहेली, अब ये गलती मैंने करी। सी, अगर आप गलतियों का हक मांगेंगी तो इसी तरह से एंड होता रहेगा। आपकी गलती को सुधारने का जो हक है वो आपके दायरे के अंदर होना चाहिए। आपके पेरेंट्स जो है, आपको ये एहसास होना चाहिए कि मैं कुछ भी कर रही हूं, आई कैन कम्युनिकेट विथ माई पेरेंट्स, आई कैन टेल देम दैट दिस इज व्हाट। कई दफे श्रद्धा के केस में क्या हुआ, पेरेंट्स ने उसको मना किया, रोकने की कोशिश करी, वो मानी नहीं, वो चली आई। उसको भरोसा था कि ये रिश्ता जो है मेरा पनप जाएगा, नहीं पनपा। जब उसने फ्लैग उठाया, जब उसने अपनी फ्रेंड को बोला, कम्युनिकेट करने की कोशिश करी कि मेरे को रेस्क्यू करो, दैट वाज द पर्टिनेंट टाइम व्हेन दे शुड हैव अलर्टेड द पुलिस। नाउ बात यहां पे आती है, मैं अक्सर कह रही हूं, हर चैनल पे कह रही हूं, आपके चैनल में भी दोहराऊंगी, लोग फोकस श्रद्धा के फैमिली में डाल रहे हैं। आप आफ्ताब की फैमिली में क्यों नहीं झांक रहे हैं कि वो उसके स्ट्रिक्स जो थे वो किस तरह से नजर आते थे? आप पूछेंगे पेरेंट्स को, वो कहेंगे हमारा बच्चा तो बिल्कुल सही है, बिकॉज वो गुनाहगार है। ये आम बात है, कोई पेरेंट्स नहीं मानेगा कि उनका बच्चा जो है वो गुनाहगार है। आप उसको 3rd डिग्री दीजिए। देखिए, आई एम श्योर अ साइकोपैथ कैन नॉट कम टू दिस एंड विदाउट एनी मैनिफेस्टेशंस इन हिज लाइफ बिफोर। जैसे मैंने कहा, ये इंसिडियस ऑनसेट होता है। सो वहां पे अगर आप झांकेंगे, आई एम श्योर आपको मिल जाएगा। और बेसिकली ये लोग कावर्ड होते हैं, ये जो इस तरह के ग्रूसम मर्डर करते हैं, अगर इनको कायदे से इंट्रोगेट करेंगे, दे आर बेसिकली कावर्ड्स, दे विल एक्नॉलेज। बिल्कुल जयंती जी, आपने जो कहा, मैंने इसीलिए आपसे एक क्लैरिफिकेशन लिया था, क्योंकि दर्शकों की समझ के लिए, कि वो बहुत ही काम कंपोज, प्लान्ड और श्रूड, धूर्त व्यक्ति था या है अभी भी, जिसने ये प्लान किया था। इसलिए बहुत जरूरी समझना जो डॉक्टर जयंती करी। अमीना जी, आप जवाब दीजिएगा संक्षेप में प्लीज, अभी हमारे पास समय कम होगा। देखिए, ये कह देना कि परिवार और लड़कियों को संस्कारी होना चाहिए, हमारे परिवार में हमें किसी मजहब का कोई ज्ञान नहीं दिया गया। हमारे घर में ना पूजा पाठ होती थी, ना नमाज होती थी, मगर हम लड़कियों को समझाया गया था कि हमारे हक क्या हैं। हमको लड़ना सिखाया गया था, हमको बहुत स्ट्रांग बनाया गया था। यही धर्म होना चाहिए हर परिवार का। लड़कियों को कमजोर बनाकर हम उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। और दूसरी बात ये कि क्या मतलब है इनका ये कहने का, 35,000 लड़कियां अरेंज्ड मैरिज में मर रही हैं हर साल दहेज के कारण। उनके माँ बाप ने मिलजुल के उनकी शादी कराई है, उन्होंने भागकर शादी नहीं की, वो मैरिड गर्ल्स हैं। 35,000 बच्चियां हमारी देश में दहेज के लिए आज भी जलाई जा रही हैं हर साल। वो तो संस्कारी बच्चियां थी, उन्होंने तो अपने माँ बाप का कहना सुना, मगर माँ बाप ने गलती की। उन्होंने लड़के की अमीरी देखकर, पैसे देखकर चुना कि लड़का कितना कमाता है, गुण नहीं मिलाए, इंसान की नियत नहीं देखी।
जब हमारा पूरा समाज ही पैसे पर आधारित है तो माँ बाप सबसे ज्यादा गलतियां कर रहे हैं, बच्चे तो बहुत कम गलतियां कर रहे हैं। हमारे माँ बाप ही गलत रास्ते पर चले हुए हैं, वो कभी ये नहीं देखते कि लड़का कैसा है और लड़की कैसी है। दहेज की नेगोशिएशन अभी तक हो रही है। अमीना मैम, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अमीना मैम, मैं रोकूंगा कुछ समय मेरे पास कम है। एक बात यहाँ पे मैं आपके बिहार पे, जयंती जी के बिहार पे दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि जब ये कहा जा रहा है कि गलती करने का हक होना चाहिए, इसको लेटर स्पिरिट में समझने की ये जरूरत है कि अगर मैंने कोई चुनाव किया, किसी लड़की ने किसी लड़के का चुनाव किया, अगर वो गलत निकल गया तो आप ये नहीं कह सकते कि ये हक आपको नहीं था। लड़कों को भी ये हक होते हैं तो लड़कियों को भी हो सकते हैं, सबको हो सकते हैं, इसमें जेंडर का इश्यू ही नहीं है। ये हक होता है, किसी से भी गलती हो सकती है। उस समय आप ये कह के पीछे नहीं हट सकते कि ये तो आपकी चॉइस थी इसलिए मेरे को, इसलिए गलती का हक होना चाहिए, उसको उसी संदर्भ में, उसी प्रसंग में समझना चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं गलती कर रहा हूं इसलिए मेरे को हक नहीं। इसलिए मेरे को इस बात की थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। लेखिका मैम हमारे साथ है, प्रियंका जी संक्षेप में रखिएगा, सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कैसे इसको इस तरह के इश्यूज को देखा जाना चाहिए। नीरज जी, आपने बहुत एक अच्छी बात कही, गलती। द फैक्ट कि हम लोग नेशनल टेलीविजन पे 2022 में अगर कह रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करना या लिव इन करना या इंटरफेथ मैरिज करना अपने आप में एक गलती है, शायद यही गलत है। ये डिबेट अगर श्रद्धा जी आज देख रही होती तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, राइट? तो प्रिया मैम, मैं एक सेकंड फिर आपको रोकूंगा। प्रिया मैम, इससे कोई गलत मैसेज नहीं, मैं अगेन आपको यहाँ कह रहा हूँ, आई एग्री विद यू। जब ये कहा जा रहा है गलती, तो मतलब उसका ये नहीं कि इंटरफेथ मैरिज गलत है या इंटरकास्ट मैरिज गलत है या लव मैरिज गलत है या लिव इन गलत है। उस चॉइस में कोई आपसे गलती हो गई, ये हक आपको है। मैंने कार खरीदी, बकवास निकल गई, ये हक है ना मुझे। तो मैं रिलेशनशिप में अगर गया और मुझसे नहीं समझ पाया तो ये हक मुझे होना चाहिए कि ये गलती मैं कर सकता हूँ। सिर्फ इतनी बात। जी प्लीज कंटिन्यू करें। और इसलिए भी लड़कियां अपने माँ बाप से कम्युनिकेट करना बंद कर देती हैं क्योंकि उन्हें सचमुच में इस बात का विश्वास हो जाता है कि उन्होंने कुछ बहुत गलत कर दिया है और इसलिए उनके पेरेंट्स ने उन्हें त्याग दिया है। तो पहले तो ये गलत और सही का जो फैसला है ये हमें अपने अंदर करना चाहिए, एज अ समाज हमें करना चाहिए। और पेरेंट्स को एजुकेशन देनी चाहिए रिलेशनशिप्स के बारे में, अब्यूज के बारे में अपने बच्चों को, लड़कों को भी लड़कियों को भी। स्कूल में ये बातें होनी चाहिए, समाज में ये बातें होनी चाहिए। जी प्रिया मैम, समय बहुत कम है इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग यहाँ क्लोज करते हैं। रंजना मैम, आपका कमेंट और फिर किरण मैम का फाइनली छोटा रखिएगा प्लीज। बहुत ही साधारण सी बात है कि लोग क्या कहेंगे के दबाव में लड़कियां रहती हैं, उसी दबाव में उनको पाला जाता है। लोग क्या कहेंगे या उनके अंदर गिल्ट है। अगर आपने कोई फैसला किया तो आपने गलत किया है और आपने परिवार की बदनामी की है, आपने जो भी मतलब हर तरह से दोषी लड़की को, चाहे परिवार है, चाहे माता पिता हैं, चाहे वो समाज के लोग हैं या पुलिस वाले भी हैं जिनको कि उनकी रक्षा के लिए कानून हाथ में दिया गया है, तो दोषी लड़की और हर तरह से छूट लड़कों को ये बंद करना होगा। परिवार में जो परिवार का जो मूल्य है वो लड़का लड़की के बराबरी पर आधारित होगा कि जो चीज लड़की को मिले वही लड़के को मिले, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो हर तरह से। तभी वो आत्मविश्वास उसके अंदर बनेगा, तभी उसके फैसले सही निकलेंगे, तभी वो समाज के अंदर अपने आप को बचाने के लिए खड़ी होकर के। क्यों नहीं गई पुलिस स्टेशन? वो उसके अंदर उसको मालूम था कि वहां उसको ही दोषी बताया जाएगा, क्यों नहीं? हर तरह से देखिए कि वो किस तरह से एक डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में थी। हर समय वो इमोशनली उस लड़के से की रिलेशनशिप में जिसमें निकल नहीं पाई, तोड़ के बाहर निकल ही नहीं पाई। किरण जी ने शुरू में ही कहा कि वो तो एक्सप्लॉइट हो रही थी, फिर भी वो उसमें से नहीं निकल पाई। क्यों? क्योंकि उसको इस तरह से गढ़ा गया। इसी तरह से हम लोग अपने परिवारों में लड़कियों को इसी तरह से बना रहे हैं। जी किरण मैम, की वजह से आज हमारे सामने इतनी बड़ी समस्याएं आ रही है और परिवार के अंदर की हिंसा वो एकदम अस्वीकार्य होनी चाहिए। किसी को भी परिवार के अंदर हिंसा करने का किरण मैम आपका फाइनल कमेंट। किरण मैम संक्षेप में आपका फाइनल कमेंट। मैं समझती हूँ कि इस देश को एक चीज की सख्त जरूरत है, वो है एनुअल सोशल ऑडिट ऑफ वुमेन सिक्योरिटी स्टेटस। हमारे पास नहीं है, मेरे रिव्यू में नहीं है तो पीस मील्स में है, इस शहर का है या उस स्टेट का है। हमारे पास एक होलिस्टिक नहीं है। जैसे हम लोग अब स्वच्छता अभियान करते हैं, क्लीनेस्ट सिटी करते हैं, मैं तो कहूंगी जब तक हम एक सोशल ऑडिट ऑन विमेन सिक्योरिटी नहीं करेंगे, बहुत भड़ास निकलेगी। उस वक्त भड़ास निकलेगी कि किस तरीके की घरेलू हिंसा महिलाएं सहती हैं।
किस तरीके की, और उसको झेलती कैसे हैं, और उसके जब आपको बीमारी पता चलेगी, डोमेस्टिक वायलेंस की जब बीमारी पता चलेगी, तो इलाज तो ही शुरू होगा ना, तो ही हमारे पास फिर पैटर्न्स आएगा, स्ट्रेटजी आएगी, कानून कैसा, व्यवस्थाएं कैसी, सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे। मैं समझती हूँ हर साल विमेन सिक्योरिटी ऑडिट अनिवार्य करें। स्टेटस पे एक चेक होना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल हम इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। PIL फाइल करें। हमको लगता है कि जी मैम, हमको ये सच स्वीकार करना चाहिए कि जिस तरीके की घटनाएं हम अपने आसपास सुनते हैं कि कभी बोरे में, कभी सूटकेस में, कभी फ्रिज में लड़कियों की लाशें मिलती हैं, हम मान लेते हैं कि लड़की ने गलती की होगी, परिवार की बात नहीं सुनी होगी, अपनी करनी का फल पा गई। लेकिन ये आकलन गलत है आपका, क्योंकि लड़की का इसमें क्या दोष है? वो अपने आसपास, अपने परिवार, अपने इकोसिस्टम से सीखती है और वहाँ उसको वो चीज़ें नहीं सिखाई जाती जो उसकी ज़िंदगी में काम आएंगी। इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहाँ जाइए प्यार मोहब्बत की शायरी की बातें होती हैं, लेकिन क्या गार्जियन कभी उनको इस बातों के लिए सिखाते हैं कि दुनियादारी क्या है, कैसे आपको अपनी ज़िंदगी में स्ट्रांग बनना है, मेंटली भी, फिजिकली भी, और सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। ऐसे समय में यदि परिवार भी बच्चों से बात नहीं करेंगे, जो इस केस में दिखता है, तो फिर बच्चियां कैसे समझेंगी? कोई लड़की को कोई ऐसा आफताब मिलेगा जो बताएगा कि मैं प्रेम की मूर्ति हूँ और आपकी दुनिया बदल दूंगा, ये दावे करेगा, तो ये एक ब्लैकमेल होगा और उसमें फंसना किसी भी सामान्य इंसान के लिए लाजमी है, फंस सकता है। और जब वो फंस जाएगा तो हम उसको गलत बताने लगते हैं, उसको भूल बताते हैं। लेकिन इससे बचने की ज़रूरत है। लड़कियों को, लड़कों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि आप समाज में अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। आज की इस चर्चा का मकसद यही था कि हम लोग इसका एक सोशल एनालिसिस करें कि गलती कहाँ पे हो रही है। केवल IPC, CRPC, पुलिस के भरोसे अगर आप रहेंगे तो शायद चीज़ें बदलेंगी नहीं। परिवार से बदलनी चाहिए, क्योंकि वो समाज की पहली यूनिट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का, और एक बेहतरीन एनालिसिस करने के लिए।